तो चलें शुरू करें आज का लेक्चर। हमने कल बताया था कि अपने को कोशिका विज्ञान जो पढ़ना है, यानी कि सेल जो पढ़ना है, इन 5 क्षेत्रों में पढ़ना है और इन 5 क्षेत्रों के अंदर कोशिका लगभग 4-5 दिन चलेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कोशिका का सामान्य परिचय। क्या होती है कोशिका? एक ये भी तो है। कोशिका का सामान्य परिचय थोड़ा हमने देखा कि समस्त जीवों की संरचनात्मक, कार्यात्मक, सूक्ष्म, मूलभूत या आधारभूत इकाई होती है। समस्त जीवों के शरीर का निर्माण इसी कोशिका से हुआ है। ठीक, थोड़ा इसके कोशिका के बनने की प्रक्रिया को देख लेते हैं कि कोशिका बनी कैसे होगी। ठीक है, हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में जो तत्व मौजूद है वो कौन सा है? नाइट्रोजन। कौन सा है? कि हाइड्रोजन? नाइट्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में जो तत्व पाया जाता है उसका नाम है नाइट्रोजन। कौन सा है? अरे हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, गड़बड़ हो गई। नाइट्रोजन। कौन सा? बार बार हाइड्रोजन लिखा जा रहा है। क्या मेरा हाथ पागल हो गया है या मेरा दिमाग खराब हो गया है या तुम्हारा उत्तर गलत है? उत्तर गलत है। मैंने वायुमंडल नहीं पूछा। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और ब्रह्मांड पूछा मैंने। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन, क्योंकि जितने भी सूर्य हैं, तारे, उन सब के अंदर हाइड्रोजन ही है। तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता था तो हाइड्रोजन, ये हल्का तत्व है। फिर धीरे 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 और भी तत्व बनते हैं, जैसे कि कार्बन बनता है और नाइट्रोजन बनता है। तो ये जो 3 तत्व, इन तीनों तत्वों को कहते हैं हल्के तत्व। जब कोई भी ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, जिसपे आगे चल के हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों के बाद जीवन पनप जाएगा, तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन, ये तीनों कैसे तत्व हैं? ये तीनों हल्के तत्व हैं। कैसे तत्व हैं? हल्के तत्व। ये जो हल्के तत्व हैं, इन्हीं हल्के तत्वों के आपस में जुड़ने से हजारों वर्षों तक, ये तो परमाणु अवस्था में है। परमाणु आपस में क्रिया करता है ना, अणु आपस में क्रिया नहीं करता है। तो ये परमाणु अवस्था मौजूद ये सभी हल्के तत्व आपस में क्या करने लगे? क्रिया करने लगे। तो पहले स्टेप में ये हल्के तत्व आपस में आगे चल के क्रिया करने लगे। क्रिया करने के बाद यहाँ हमने देखा कि इस हाइड्रोजन ने कार्बन से या इस नाइट्रोजन ने इस कार्बन से क्रिया की होगी, तो CH4 और NH3 जैसे कंपाउंड बनाए होंगे। ये यौगिक बने, सरल यौगिक बने। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम देखें तो यही यौगिक आपस में मिलकर और जटिल संरचना बनी होगी। तीसरा स्टेप क्या आया होगा? ये पहले परमाणु अवस्था में थे, फिर वो अणु अवस्था में आए, सरल यौगिक बने, आगे चल के जटिल यौगिक बने होंगे। जटिल यौगिक कैसे बने होंगे? जटिल यौगिक में और भी कई तत्व आके जुड़े होंगे। अभी तक तो केवल 3 ही थे। ऑक्सीजन भी बना होगा, फास्फोरस भी बना होगा, और भी तमाम चीज बनी होंगी, है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हमें H2O भी बना हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का निर्माण भी हुआ होगा। लेकिन ऑक्सीजन सब परमाणु अवस्था में रही होगी। ऑक्सीजन ने जब हाइड्रोजन से क्रिया की होगी तो जल वाष्प बनी होगी। ये केवल वाष्प रूप में होगी, क्योंकि इस समय का टेम्परेचर लगभग 200, 300, 250 डिग्री सेंटीग्रेड रहा होगा पृथ्वी का। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी पे संभव नहीं है कि पानी हो, लेकिन H2O है वाष्प रूप में। तो ऐसी स्थिति में ये H2O हो गया। H2O अपन यही लिख देते हैं।
ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यही आपस में मिलकर क्या बने होंगे, C6H12O6, यानी कि सरल आपस में मिलकर जटिल बना दिए होंगे। नाइट्रोजन मिलके आगे चल के न्यूक्लिक अम्ल बनाया होगा, नाइट्रोजन बेस, जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन ये सब बने होंगे आगे चल के, है ना। प्रोटीन भी बना होगा, लिपिड भी बने होंगे, ठीक है, ये सब बने होंगे। वसा भी बनी होगी, ऐसा नहीं है अपन ने लिखी नहीं है तो वो भी बनी होगी। फिर ये आपस में मिलके और जटिल संरचना बनाए होंगे, तो न्यूक्लिक अम्ल बने होंगे, जैसे डीएनए बना होगा, जैसे आरएनए बना होगा, न्यूक्लियोटाइड्स बने होंगे, न्यूक्लियोसाइड्स बने होंगे, डीएनए आरएनए बने होंगे, गुणसूत्र बने होंगे। जब ये बने हैं तो जीन भी बना होगा, गुणसूत्र भी बना होगा, कोशिका झिल्ली भी बना होगा, और भी कई पदार्थ बने होंगे। इतना बनने के बाद आगे चल के कहीं तो भी एक कोशिका का निर्माण हुआ होगा। इन सब के क्रमबद्ध रूप से आपस में जुड़ने से लगातार रासायनिक प्रयास एक दूसरे से बनता गया होगा, जुड़ता गया होगा, तब जाके हमारी ये कोशिका बन पाई होगी हजारों सालों में। और जो कोशिका पहले बनी होगी वो प्रोकैरियोटिक ही होगी, क्योंकि इस कोशिका की जो संरचना होगी वो बहुत ही सरल रही होगी। हो सकता है इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया गया होगा, जैसा अपन ने पहले भी देखा, जीवाणु। इस संसार में सबसे पहले जन्म लेने वाला जो जीव है वो जीवाणु है, यानी कि ऐसा जीव जो अणु की संरचना में सबसे पहले इस धरती पर देखा गया वो जीवाणु था। और एक ऐसा अणु जिसमें जीवन नहीं है लेकिन वो हानिकारक है, विष के समान है, तो इसे विषाणु नाम दे दिया गया। तो ऐसी नाम नहीं रख दिए। जीवाणु क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि वो ऐसा जीव है जो सबसे पहले अणु की संरचना में दिखाई दिया। और उसके अंदर क्या क्या मौजूद था? यही मौजूद था उसके अंदर, डीएनए मौजूद था, आरएनए मौजूद था, कार्बोहाइड्रेट मौजूद था, प्रोटीन मौजूद था, लिपिड मौजूद थे। इसी प्रोटीन और लिपिड से मिलके इसकी सेल मेम्ब्रेन बन रही है, इसी से कार्बोहाइड्रेट जटिल रूप में सेल्यूलोज बना रहा है, इसी से कई चल के एमिनो एसिड्स बन रहे हैं, प्रोटीन बन रहे हैं, तो एक कोशिका बनी होगी। और इसी एक कोशिका से आगे चल के बहुकोशिकीय जीव बने होंगे, बहुकोशिकीय, या इस तरीके से ना देखें तो ये कोशिका जो थी वो सरल कोशिका रही होगी, तो आगे चल के जटिल कोशिका बनी। जटिल कोशिका का नाम क्या? ये प्रोकैरियोटिक थी और ये यूकैरियोटिक बनी होगी। तो ये क्या बनी होगी? यूकैरियोटिक बनी होगी। फिर इसी यूकैरियोटिक के बाद आगे चल के हमें और भी जटिल संरचनाएं देखने को मिली होंगी, ठीक है। 7वें नंबर पे हमें बहुकोशिकीय जीव मिले, और ये बहुकोशिकीय जो जीव हैं, इन बहुकोशिकीय जीवों की संरचना शुरुआत में तो सरल रही होगी, जैसे पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमेटीहेल्मिन्थेस अपन ये पढ़ के आए हैं। फिर इनमें कई जटिलताएं आई होंगी। बहुकोशिकीय जीव जो थे वो पहले सरल बने होंगे, सरल संरचना वाले, फिर उसके बाद ये बहुकोशिकीय जटिल संरचना वाले, बहुकोशिकीय जटिल संरचना वाले, जैसे मानव। तो इस संसार का निर्माण ऐसे हुआ। तो इस संसार में सबसे पहले हाइड्रोजन था, और इसके बाद लगातार ये क्रम जो है वो चलता रहा। तो इसीलिए हम कहते हैं इस संसार के सबसे जीवन के मौलिक लक्षण जो हमें दिखाई दिए सबसे पहले, वो एक सेल में ही दिखाई दिए, और इसी सेल से मिलके आपके शरीर की संरचना बनी हुई है। इसलिए कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, संरचनात्मक इकाई है, कार्यात्मक इकाई है, फंडामेंटल पार्टिकल है, यही है जो भी है, ठीक है।
इसलिए कोशिका को समस्त जीवों की क्या कहते हैं, मूलभूत इकाई कहते हैं, क्योंकि वहीं से कोशिका के पहले इस धरती पे जीवन था ही नहीं। हालांकि बीच में एक स्टेप मैंने हटा दिया है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ये है कि कोशिका के बनने के पहले कोशिका जैसा एक ढांचा जरूर बना होगा ना। जैसे मान के चलो अपन ने इस बोतल को बेचा पानी भर के, तो इस बोतल को पानी भर के बेचने के पहले बोतल बनाई होगी ना, बोतल तो वो ढांचा है, तो हमने वो ढांचा बनाया और उसी में पानी भरा ना। तो ऐसे ही कोशिका में जिसमें जीवन देखा गया प्रोकैरियोटिक सेल, तो इस प्रोकैरियोटिक सेल के पहले ऐसा कुछ तो बना होगा ना जो लाइक प्रोकैरियोटिक होगा, मतलब वो प्रोकैरियोटिक नहीं होगा लेकिन लगभग वैसा दिख रहा होगा। धीरे से उसमें जीवन पनप चुका होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा ना, उसी को ही हम कहते हैं कोएसरवेट। क्या कहते हैं? कोएसरवेट, है ना। अब ये संसार में जब जीवन उत्पन्न हुआ होगा तो ऐसी जगह हुआ होगा जहां पर वो जीवाणु सरवाइव कर सकता होगा, और वो कहां सरवाइव कर सकता है? पानी में, क्योंकि मिट्टी में सरवाइव नहीं करेगा, धूप कैसे झेलेगा। और उस समय ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में है ही नहीं, तो वो तो पानी में से ऑक्सीजन ले सकता है ना। क्योंकि हमने बचपन में सुना था जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो करोड़ों वर्षों तक बारिश होती रही, और बारिश के होने से नदी नाले कुआं झील पोखर समुद्र महासागर सब भर गए। इतनी साल लगातार बारिश हुई, बारिश के होने से पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, 71% भाग पर पानी भर गया। यही पढ़ा अपन ने। तो कितने समय लगातार वर्षा हुई होगी, और उस वर्षा के दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस रूप में मौजूद नहीं है, जल के रूप में मौजूद है। पहले वाष्प के रूप में थी, अब तरल। तो इस ऑक्सीजन की आवश्यकता सरवाइव करने के लिए जरूरी है, तो सरवाइव करने के लिए वो ऑक्सीजन मिल कहां रही है? पानी में मिल रही है। तो वो जीवाणु जो है सबसे पहले पानी में रहा होगा, इसलिए सबसे पहला जीव इस धरती पे जो जन्म लिया है वो पानी में लिया है, जिसका नाम है जीवाणु। और इस जीवाणु के अंदर कोशिका भित्ति भी रही होगी, इसलिए अपन ने जीवाणु में कोशिका भित्ति पढ़ी थी, क्योंकि ये भोजन नहीं बनाएगा तो जिंदा कैसे रहेगा। इसलिए साइनोबैक्टीरिया टाइप बैक्टीरिया बने होंगे जिन्होंने सबसे पहले भोजन बनाया होगा, स्वपोषी रहे होंगे, अपना भोजन बना लिया होगा, और सांस लेने के बाद वायुमंडल में छोड़ी होगी क्या? CO2। तो गैस रूप में ऑक्सीजन पहुंची होगी। फिर धीरे से जीवाणु के बाद धीरे से जो एक एक कोशिका वाले शैवाल भी हैं, जब पानी के अंदर शैवाल भी तो उगे होंगे, पादप वर्गीकरण भी तो देखा है, जिसे अपन क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। समुद्री खरपतवार, छोटे छोटे घास, वो भी तो उगी होगी समुद्र में, और वो क्या करेगी? वो ऑक्सीजन देगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो वो भी करेगी ना। जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लेगी तो यही कार्बन डाइऑक्साइड का वो उपयोग कर लेगी और ऑक्सीजन दे देगी। तो जब ऑक्सीजन दे देगी तो ऐसे कई बैक्टीरिया बनेंगे जो जमीन पर रहने के लिए सक्षम होंगे, क्योंकि अब उनको सांस लेने के लिए वायुमंडल में ऑक्सीजन आ गई। तो इस धरती पे सबसे पहले शैवाल ने इस धरती पर ऑक्सीजन दिया, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन क्रांति। उसके पहले इस धरती पे ऑक्सीजन नहीं था, और ऑक्सीजन देने के लिए पृष्ठभूमि किसने तैयार की? जीवाणु ने। जीवाणु ने क्या किया? इस पृष्ठभूमि को निर्मित किया, जिसने सबसे पहले पानी में से ऑक्सीजन को सांस के रूप में लिया और वायुमंडल में CO2 छोड़ी, और उस CO2 से शैवाल ने भोजन बनाया, प्रकाश संश्लेषण किया और वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़। लगातार वायुमंडल में ऑक्सीजन, क्योंकि समुद्र 71% भूभाग पे है, हर जगह पे शैवाल पनपने लगी। धीरे 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 और भी कई पादप संरचनाएं बनने लगी होंगी, और धीरे धीरे सभी ने, पेड़ पौधों ने प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते गए, और इस संसार के अंदर, पृथ्वी के अंदर वायुमंडल का निर्माण होना तब प्रारंभ हुआ। पृथ्वी बहुत तेजी से ठंडी हुई और हमारा जो सामान्य वातावरण है वो सामान्य वातावरण बनकर तैयार हो गया।
आज से 1 करोड़ साल पहले, 1 करोड़ नहीं, 3.5 करोड़ साल पहले, और 4 करोड़ साल भी मान सकते हैं, लगभग कई समय, बहुत समय पहले पृथ्वी आज के सामान्य स्थिति में आ गई। इसमें बहुत सारे जीव आ गए थे। इन सभी जीवों का निर्माण इसी कोशिका से हुआ था। कुछ रेंग के चल रहे थे, कोई उड़ रहे थे, कोई जल थल दोनों में थे, कोई केवल जल में थे, कोई केवल थल में थे। इस तरीके से संसार में समस्त जीवों का निर्माण इसी कोशिका से हुआ, और इन कोशिका के अंदर पाया क्या जाता है, यही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, डीएनए, आरएनए वगैरह वगैरह सारे, है ना। और इनसे इनकी आंतरिक संरचना बनती है। अगर कोई व्यक्ति इसको लिखना चाहे तो फोटो खींच ले, लिख ले, क्योंकि जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा ये हट जाएगा। अब ऐसे कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, समझने के लिए था। तो ये तो कोशिका के बारे में जानकारी की, कोशिका कैसे बनी। अब कोशिका जैसे तैसे बन गई, एक तो ये बात होगी। अब कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज करने वाला एक वैज्ञानिक था। इस वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के इस भाई साहब ने एक कोशिका की खोज करी, और इस कोशिका में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं हो रही थी, पड़ी हुई थी मस्त अपने आराम से। तो जब हलचल नहीं होती किसी चीज में, उसको क्या मान लिया जाता है, निर्जीव। लेकिन वो जो कोशिका इन्होंने खोजी थी उसको नाम दिया था सेल। क्यों नाम दिया था, क्योंकि वो मधुमक्खी के छत्ते के समान ऐसी संरचना थी। कैसी संरचना थी, मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ इस प्रकार से एक संरचना के रूप में ये जो भाई साहब हैं जिनका नाम रॉबर्ट हुक है, इस रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति ने इस संरचना को देखा। इसको बोलते हैं हनी कॉम्ब। मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना इसने देखी, और मधुमक्खी के इस छत्ते के अंदर उसने देखा क्या, छोटे छोटे से ब्लॉक्स देखे। इंग्लिश में इन छोटे ब्लॉक को सेल कहा जाता है। सेल का मतलब होता है छोटा कमरा। सेल का मतलब क्या होता है, छोटा कमरा। मूवीज में आपने देखे होंगे, या मूवीज में नहीं देखे होंगे तो जो आपके हीरोज हैं, जिन्हें आप हीरोज मानते हैं, फिल्मी हीरोज, एक्टर्स, ये कांड कर देते हैं रियल लाइफ में, और फिर इनको जेल होती है। तो जब जेल होती है तो समाचार पत्र या न्यूज चैनल के माध्यम से अपने को पता चलता है कि इस फलाने ढिगाने एक्टर को जेल हुई है, और तीसरे नंबर के सेल में इसको रखा गया। तो जेल में होती है ना सेल, तो सेल का क्या मतलब है, सेल का मतलब होता है छोटा कमरा। उनमें लग्जरी रूम नहीं होते। इनके घर पे जितने बड़े बाथरूम होते हैं ना, उसका भी 1/4 हिस्सा जिसमें इनको रखा जाता है ना। हाँ, जो इनका बाथटब होता ना, उतने में इनको रख दिया जाता है, इसी में एडजस्ट करो। तो उस छोटे कमरे को सेल कहा जाता है। और इस रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति ने सेल यानी कि इन छोटे छोटे कमरों को उसने देखा 1665 में, और इन्होंने खुद एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिसे सूक्ष्मदर्शी, हिंदी में सूक्ष्मदर्शी नाम दिया गया था। और इस सूक्ष्मदर्शी के माध्यम, साधारण माइक्रोस्कोप, साधारण सूक्ष्मदर्शी, नॉर्मल माइक्रोस्कोप के माध्यम से उन्होंने इन छोटे छोटे कमरों को देखा। इन कमरों में कोई हलचल नहीं हो रही थी, तो इसलिए इनको नाम दिया गया सेल। तो ऐसे करके इसका नाम पड़ा कोशिका। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी। रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क नाम का पौधा होता है, पौधे का नाम क्या है, कॉर्क। कॉर्क नाम के पौधे की छाल जो थी, छाल के खाल होगी, कॉर्क नाम के पौधे की छाल पर वो ये रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान उन्होंने ये छोटे छोटे कमरे देखे, तो जाके उसका नाम रख दिया कोशिका। और ये कोशिका हिल नहीं रही थी, इसलिए उसको कहा गया मृत कोशिका। क्यों? क्योंकि कॉर्क नाम का पौधा है,
पौधे की कोशिका इनने कहीं ना कहीं देखी होगी, सिंपल सी बात है। और पौधे की जब कोशिका देख रहे हैं तो पौधे की कोशिका में सबसे बाहर का हिस्सा क्या दिख रहा है? सेल वॉल दिख रही है। पौधे की कोशिका को देखोगे सबसे बाहर क्या दिखेगा? सेल वॉल दिखेगी। और सेल वॉल कैसी होती है? मृत पदार्थ से बनी होती है, तो वो मूवमेंट नहीं करती। तो इसीलिए इन्होंने कहीं ना कहीं अगर अपन ध्यान से सोचें तो देखा क्या होगा? सेल वॉल ही देखी होगी। कोशिका, इन्होंने पादप कोशिका भी रिसर्च करी ना, तो इन्होंने जो देखा होगा वो सबसे भारी हिस्सा सेल वॉल ही देखी होगी। और वो मृत पदार्थ की बनी होती, इसलिए वो हिल डुल नहीं रही थी। इसीलिए इन्होंने कह दिया इस सेल को मृत सेल, यानी कि मृत सेल यानी कि नॉन लिविंग या डेड सेल। ये डेड सेल थी, मृत कोशिका। अब आगे चले गए, एक वैज्ञानिक और आया, उसने सोचा अगर मृत कोशिका है तो जीवित भी रही होगी, तो इसने जीवाणु पर रिसर्च करी। जीवाणु तो जंतु है ना, उस कैटेगरी में आता है। तो ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने, ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने 1674 ईस्वी में इसी प्रकार से एक जंतु कोशिका पर रिसर्च करी। और जंतु कोशिका का भारी हिस्सा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन देखी होगी, वो तो डांस कर रही होगी, मतलब हिल रही होगी। तो हिलते हुए दिखाई दी, उसने बोल दी जीवित कोशिका। उसने क्या बोल दी? तो अब ये पेपर में पूछा जाता है जीवित कोशिका की खोज किसने की? Who discovered living cell? ल्यूवेनहॉक। और who discovered cell? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट ऐसा कभी नहीं पूछेगी मृत कोशिका की खोज किसने की, वो मृत पाई गई है ना। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक समझे ना, मोना डार्लिंग वाला रॉबर्ट नहीं है, मोना डार्लिंग ये दूसरा है। तो में से किसी का नाम मोना तो नहीं है किसी का? ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में, इसका नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। तो इस रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया 1665 में, ठीक है। और 1674 में जीवित कोशिका को डिस्कवर किया ल्यूवेनहॉक। चूंकि ये बैक्टीरिया पे काम कर रहा था, मैंने पहले ही बताया, तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया की भी खोज इसी ने की होगी, क्योंकि उसके पहले तो किसी को बैक्टीरिया भी नहीं मालूम था ना। तो इसलिए हम ल्यूवेनहॉक को जीवाणु का खोजकर्ता भी बोल सकते हैं। किसी को बुराई लग रही हो या किसी को नहीं ऐसा अच्छा लग रहा हो कि सर उसको कैसे बोल सकते हैं, तो बता दो मुझे। जब उसने भैया जीवाणु की कोशिका पे खोज करी, तो ये जीवाणु का जनक भी तो होगा कि नहीं होगा? ओ भाई साहब, होगा। अगर ये जीवाणु को खोजने वाला वैज्ञानिक है और ये कोशिका को खोजने वाला वैज्ञानिक है, तो हम इनको पिताजी भी बोल सकते हैं। ही इज अ फादर ऑफ साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान का जनक हुआ ना, क्योंकि कोशिका इसी ने खोजी है। तो जब कोशिका इसने खोजी है तो ही इज अ फादर ऑफ साइटोलॉजी, और ही इज अ फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो ये बैक्टीरियोलॉजी यानी कि जीवाणु विज्ञान का जनक कहलाएगा, क्योंकि जीवाणु की खोज उसने की है। अब जब इसने खोज की है 1674 में, तब ये कोशिका पे काम कर रहे थे, और फिर इन्होंने सोचा यार ये एक अलग जीव टाइप का है, क्या है ये? फिर इन्होंने रिसर्च की, दिमाग लगाया, सारी चीजें। तो बाद में पता चला कि ये क्या है, इज अ बैक्टीरिया या इट इज अ बैक्टीरिया। तो 1683 में इन्होंने बैक्टीरिया के नाम से इसको संबोधित किया। खोज सेल की उन्होंने, लिविंग सेल की 1674 में ही कर दी थी। तो 1674 में जीवित कोशिका की खोज कर दी ल्यूवेनहॉक ने, और जीवाणु की खोज कर दी 1683 में। और उसी समय ये फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बने, और ये इसी समय फादर ऑफ साइटोलॉजी बने।
कोशिका का अध्ययन विज्ञान की शाखा साइटोलॉजी। हिंदी में कोशिका विज्ञान है, इंग्लिश में साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी के जनक ये हो गए। तो ये सामान्य परिचय हो गया कि कोशिका क्या है, कैसी है। कोशा, हाँ, हिंदी में उसे कोशा कहते हैं। जब शुरुआत में उसको सेल नाम दिया गया था तो हिंदी मीडियम की किताबों में लिखा रहता है, उसे उस समय नाम दिया कोशा। फिर बाद में कोशा नाम जो था वो कोशिका में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इंग्लिश में ही लिखो आप तो सेल या कोशिका लिखो, जरूरी नहीं है। अपन एमपीपीएससी तैयारी कर रहे हैं, नीट की नहीं कर रहे हैं। नीट की कर रहे होते तो कोशा को कोशिका किसने कहा ये भी पता करना जरूरी था, क्योंकि वहां तो वो भी जरूरी है। तो ये है कोशिका का एक सामान्य परिचय कि कोशिका समस्त जीवों की मूलभूत इकाई है और कई कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों से वो बनती है। कैसे बनती है मैंने अभी बताया था। इसमें जीव द्रव्य के अंदर वो सारे पदार्थ मौजूद होते हैं, ये कल बताया था। और इसके बाहर खोखा होता है, पूरा का पूरा कवर। जंतु कोशिका में केवल एक ही कवर होता है, सेल मेम्ब्रेन नाम का। पादप कोशिका में दो होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नाम के। ठीक है, ये उसकी संरचना में अपन पढ़ेंगे आगे आने वाले समय में, एक दो दिन बाद। ठीक है, अब कोशिका की सामान्य परिचय में अगर अपन देखें तो सबसे लंबी कोशिका, छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका, ऐसे भी आ जाते हैं। तो सबसे लंबी कोशिका का मतलब ये है लंबी कोशिका लंबाई में, और बड़ी कोशिका का मतलब सबसे बड़ी कोशिका ऐसा गोलाई में, चौड़ाई में, साइज में। और छोटी कोशिका का मतलब सबसे ये। तो सबसे छोटी कोशिका किसकी है? सबसे छोटी कोशिका इस संसार में पाए जाने वाले जीवाणुओं की ही होती है। जीवाणु से छोटा इस संसार में कोई भी नहीं, और जीवाणुओं में भी सबसे छोटा कोई एक जीवाणु होगा, तो उस जीवाणु का नाम है पीपीएलओ। पीपीएलओ, पीपीएलओ को प्यार से एक नाम और दिया जाता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। तो इस जीवाणु का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। कौन सी मां? माइकोप्लाज्मा गैली अरे कितना बड़ा नाम है, पूरा बोर्ड भर गया मेरा गंदा सा बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। लेकिन अगर अपन चाहें तो इसकी जाति को याद ना करें, नाम को याद, माइकोप्लाज्मा याद कर लें बहुत है। पेपर में माइकोप्लाज्मा ही आएगा। और माइकोप्लाज्मा यदि 2 नंबर में लिखने को आया, क्या लिखेंगे? इसका पूरा नाम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा है। यह संसार में पाए जाने वाला सबसे छोटा जीव है या सबसे छोटी जीवित कोशिका है, लिख सकते हैं, है ना। इसे पीपीएलओ भी कहा जाता है, प्लूरो लाइक निमोनिया सेल, निमोनिया लाइक प्लूरो सेल, ऐसा कुछ। पीपीएलओ निमोनिया प्लूरो लाइक ऑर्गेनिज्म। हाँ, इसका पूरा नाम है निमोनिया। निमोनिया की स्पेलिंग एन से नहीं पी से शुरू होती है। निमोनिया प्लूरो लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यानी कि निमोनिया का जो जीवाणु होता है लगभग वैसा वैसा कोई दिखता है, तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इसका फुल फॉर्म है। ये और ही बड़ा हो गया, लेकिन ठीक है। पीपीएलओ अगर 2 नंबर में आ जाए तो ये लिख देना है, संसार में पाए जाने वाला सबसे छोटा जीवित कोशिका होती है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग, ये लिखा है ना, शुतुरमुर्ग है। ऊपर की मात्रा हटा दूं,
माँ वाली। जो ये बोल रहा है उसके अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। ऑस्ट्रिच बोलते हैं इंग्लिश में। कब मात्रा लगाओ इधर उधर इधर उधर। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी अंडे कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका नहीं है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, अब अंडा मतलब क्या है? वो अंडा नहीं, ओवम सेल। पुरुष के अंदर होती है ना जनन कोशिका स्पर्म सेल, महिला के अंदर होती है ओवम सेल। उस ओवम सेल को एग सेल भी कहते हैं। वो शुतुरमुर्ग के अंदर पाई जाने वाली कोशिका संसार में सभी कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है। और वो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, अंडा मतलब वो अंडा नहीं जो देख रहे हैं अपन, एग सेल, जो उस शुतुरमुर्ग की जो मादा होगी उसके फैलोपियन ट्यूब में या उसके ओवरी में बन रही है, वो वाली कोशिका संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। नहीं तुम सोचोगे सर ये इतना बड़ा अंडा डायनासोर का उससे भी बड़ा अंडा होता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी कोशिका और बड़ी। अब खैर वो तो अब जीवित नहीं है, तो वो कोशिका सबसे बड़ी जिसको हम एग सेल कह रहे हैं, है ना। अंडे की कोशिका मतलब वो अंडा नहीं। सबसे लंबी कोशिका, देखो छोटी कोशिका तो पीपीएल की होगी, बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होगी, एग सेल, ओवम सेल भी कहते हैं। और सबसे लंबी कोशिका ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई और ये लंबी है। तो लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्व सेल। नर्व सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका की जो संरचना है वो सबसे लंबी कोशिका के रूप में देखी जाती है। तो ये अगर अपन बात करें मानव शरीर में, तो ये थोड़ा प्री के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, ये तो सभी जीवों में सबसे छोटी है, लेकिन मानव की बात करेंगे तो मानव में सबसे छोटी ये मानव में है ही नहीं, ये बैक्टीरिया मानव में थोड़ी ना पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका याद नहीं आ रहा? मानव के अंदर मेल में पाई जाती है स्पर्म। स्पर्म कोशिका मानव में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है, इससे छोटी कोई कोशिका नहीं है। मानव में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका मानव में यानी कि फीमेल में पाई जाती है वही ओवम यानी कि अंडे की कोशिका। तो अंडे की कोशिका मानव में अंडे की कोशिका सबसे बड़ी और मानव में स्पर्म की कोशिका सबसे छोटी और लंबी वो तंत्रिका तंत्र है ही सही। ठीक है, तो ये हो गया अब कोशिका का सामान्य परिचय। कोशिका के संबंध में सामान्य परिचय इतना ही है। अगर पेपर में सेल आएगी तो आपको यही लिख देना है, समस्त जीवों की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई कॉमा, खोजकर्ता रॉबर्ट हुक 1665 कॉमा, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक 1674 कॉमा लगा के जितने फैक्ट याद आए लिख देना। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका कॉमा, सबसे बड़ी कोशिका कॉमा, सबसे छोटी कोशिका, फुल स्टॉप। कितने कॉमा लगाओगे? लाइन खत्म। ठीक, तो जब सेल लिखने को आएगा यही लिख देना। ठीक, अब इसको जो पीपीटी पे सारी चीजें लिखी हैं उन लिखी हुई चीजों को एक बार पढ़ लेते हैं तो तुम्हारे को वो सारी चीज समझ में आ जाएगी। ये सारी चीज जो है वो लिखी हुई मिल जाएगी। ये जो अंकल जी बाबा जी आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये है रॉबर्ट हुक। ये क्या है? रॉबर्ट हुक। कोशिका के परिचय, कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक कार्यात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसकी खोज करी थी। रॉबर्ट हुक कभी अपना ध्यान नहीं देता, नहीं तो बाल इतने बड़े नहीं होते। इनकी मम्मी इनको मारती नहीं थी क्या?
कितने बड़े बाल कर लिए। आइंस्टीन की तो बात ही अलग है। हाँ, यही सोच तो बदलनी है। बालों पे ध्यान देता तो उसका ही खोज नहीं कर पाती। इनके देख कितने बड़े बड़े बाल हैं। मैं भी बचपन में ऐसे ही बोलता था, वैज्ञानिक लोग बाल नहीं कटाते तो मैं भी बाल नहीं कटवाऊंगा। मम्मी बोलती है मेरे को पहले ही मालूम तू वैज्ञानिक नहीं बनना, जा बाल कटा के। तो बेइज्जती हो जाती थी, तो मेरे बाल कटते रहते थे, इसलिए मैं वैज्ञानिक नहीं बन पाया। नहीं, आज मैं साइंटिस्ट होता। मैं घर पे बोलता हूँ, मतलब मैं मेरी वाइफ को बोलता हूँ कि मैं वैज्ञानिक हूँ, तो वो बोलती है तुमसे बड़ी वैज्ञानिक तो मैं हूँ। मैंने कहा कैसे? तो तुमसे मेरे बाल बड़े हैं। तो मैं हार जाता हूँ और मैं बाल बड़े करने की कोशिश करता हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं अब इच्छा ही नहीं होती। अब अपन वैज्ञानिक नहीं है तो बाल छोटेंगे, वैज्ञानिक होंगे बाल बड़े होते। अब्दुल कलाम साहब देख लो यार, है नहीं? ये रॉबर्ट हुक आगे आएगा, रॉबर्ट हुक के बाद एक और आएगा, ल्यूवेन हॉक। ये देखो, इसकी तो मूंछ भी है छोटी सी, तो ल्यूवेन हॉक, देवानंद टाइप, चार्ली चैपलिन टाइप, है नहीं? तो लंबे बालों का उस समय फैशन चलता होगा, और वो भी क्या है, घुंघराले बाल। अब ये पेपर में नहीं आए कि बाल असली होते थे कि फेक। यानी क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन तो है, असली ही होते होंगे, है ना? वो तो फिर क्या है कि फोटो खिंचाना होता था ना, तो कर्ल करवा लेते थे। ऐसी एक आज क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, समुद्री इलाकों में जो आसपास पाए जाते हैं उनके कर्ली हेयर होते हैं। पापा तो नहीं गए घूमने कहीं समुद्री इलाकों में, तो ये उसके क्लाइमेट के कारण भी होता है, ठीक है? तो अभी मैं सुबह के दिन परसों कल पढ़ा रहा था, तो एक क्लास में तुम्हारी जैसी एक लड़की थी, नॉर्मल से बाल थे उसके, लेकिन वो स्ट्रेट करा के, केराटिन करवाते ना, वो करवा के। मैंने बोला अरे वाह यार, मॉडल बन रही हूँ। बोले कि हाँ एक जगह ऑडिशन में जाना है सर। मैं सीरियसली? तो अगर ये भी अगर अपने बालों को लंबा करवा लेता, कमर तक तो पहुंच जाते। खैर उसको ऐसा लग रहा होगा वैज्ञानिक रिकॉर्डिंग चल रही है, क्या बात कर रहे हो तुम? खोज करता पे आते हैं, 1665 में खोज करी है। इन्होंने जो संरचना देखी मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। क्या हो गया? दोनों नीली होगी। हाँ तो नीली तो रहेंगी ना, चल रही रिकॉर्डिंग। हाँ ये कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे हवाई रिकॉर्ड हो रही दिखाई दे रहा है सामने, है ना? तो इसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान जो अपन ने देखी थी, छत्ता बनाया था, उनके छोटे छोटे बॉक्सेस उसने देखे, तो उसी को क्या नाम दे दिया था? कोशिका सेल नाम दे दिया था, कोशा नाम दिया था, और उसी को आगे चल के सेल बोला। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी, है ना? और सबसे बड़ी कोशिका यहाँ पे 86 लिखा हुआ है, मतलब 86 वो कोशिका है जो जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। कुछ किताबों में ये 86 की जगह 83 भी मिलता है ना? तो 83 86 जो भी रहे। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, तंत्र की जो कोशिका जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं, 90 सेंटीमीटर लंबी होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग सही लिखा है, ये अंडे की कोशिका होती है जो 135 से 177 मिलीमीटर लंबी होती है। नहीं कोई जरूरत, ये प्री के फैक्ट के हिसाब से अगर याद कर लो, और अगर लिख दोगी तो थोड़ा और अच्छा इम्पैक्ट बनेगा तुम्हारा। सबसे छोटी कोशिका प्लाज्मा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की है, 0.1 से 0.5 ऐसा एक साइन बनेगा, म्यू बोलते हैं इसको, है ना? म्यू। तो इस तरीके से ये सबसे छोटी कोशिका है। अब कोशिका सिद्धांत भी हमने देखा था उस दिन। कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका के जो मौलिक गुण हैं
उन गुणों को व्यक्त करने वाला सिद्धांत है। अगर कोशिका सिद्धांत पूछा जाएगा तो सबसे पहले उसका परिचय यही लिखेंगे। कोशिका सिद्धांत कोशिका के मूल गुणों को व्यक्त करता है, या कोशिका के मूल गुणों को व्यक्त करने वाला सिद्धांत कोशिका सिद्धांत कहलाता है। और इस सिद्धांत को देने वाले प्रतिपादक वैज्ञानिक कौन है, ऐसे लिखना है। स्लाइडेन, स्वान, 38, 39 वनस्पति वैज्ञानिक, जंतु वैज्ञानिक। फिर उसके बाद लिखना है इस सिद्धांत की मूल बातें। सभी पौधे तथा जंतु कोशिका के बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। ये दो बातें इन दोनों ने बताई थी, ठीक। और लिख देना है कोशिका सिद्धांत कोशिका के गुणों को व्यक्त करता है। ये उसका इंट्रोडक्शन लिख देना या लास्ट में निष्कर्ष लिख देना। लेकिन यहाँ पे कोशिका सिद्धांत पूरा नहीं होता है, क्योंकि कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत एक बात अभी जो जरूरी है, जो इन्होंने नहीं बताई, वो बताई इस रुडोल्फ विर्कोव नाम के वैज्ञानिक ने, और इनके बाल नहीं थे, ठीक है। तो रुडोल्फ विर्कोव नाम के व्यक्ति ने पूर्व सिद्धांत में इस बात की व्याख्या नहीं की गई थी कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। अतः रुडोल्फ नाम के इस वैज्ञानिक ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए, या प्री में कभी क्वेश्चन पूछे कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप किसने दिया, तो इसी ने दिया। या अपन ये लिख सकते हैं कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप देते हुए कोशिका के विभाजन की बात बताई और कहा प्रत्येक पुरानी कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण करती है ना। इस प्रकार स्लाइडेन और स्वान की परिकल्पना को संशोधित करते हुए कोशिका सिद्धांत को इन्होंने अंतिम रूप दिया, और ये था कोशिका का सिद्धांत। और इस कोशिका के सिद्धांत के आधार पर हमने देखा कि वायरस इस कोशिका सिद्धांत पर लागू नहीं होता है ना। और कोशिका सिद्धांत की फाइनली ये तीन बातें हमें याद रखनी है कि जीवों की सूक्ष्म इकाई कोशिका है, और समस्त जीव एक या एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं, और इनकी सूक्ष्म इकाई संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से यही होती है। प्रत्येक नई कोशिका अपनी पूर्व कोशिका के विभाजन से उत्पन्न होती है, और विषाणु पर ये कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। तो ये जो चार बातें हैं वो कोशिका सिद्धांत में हमें लिखनी है, और बहुत अच्छा हो जाएगा कि बगल में हम किसी एक कोशिका का चित्र भी बना दें, ठीक है। तो एक प्रश्न लिखो और घर से इसका उत्तर लिख के लाना। कोशिका क्या है, कोशिका के सिद्धांत को संक्षिप्त में समझाइए। और ये 7 नंबर का प्रश्न है, कोशिका क्या है, कोशिका के सिद्धांत को संक्षिप्त में समझाइए। 7 नंबर में लिख के लाना, और वो जो लाइनें दी गई हैं 9, 10, 11 कितनी लाइन दी गई, उसी कॉपी में इसको लिख कर मैनेज करना, ठीक। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार और कोशिका की संरचना एवं कार्य। आज सभा यहीं पे समाप्त की जाती है।